अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डॉक्टर तारिक अरवई के। डियर डॉक्टर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स का एक प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं ड्रग अब्जॉर्प्शन। तो ड्रग अब्जॉर्प्शन क्या है, या इसका ड्रग के हवाले से या ड्रग के एक्शन के हिसाब से इसका क्या रूल्स है। तो आज हम इसका देखेंगे सबसे पहले कि ड्रग अब्जॉर्प्शन क्या होता है। बेसिकली इसको हम क्या कैसे समझेंगे, सिंपल में समझेंगे कि ड्रग अब्जॉर्प्शन क्या होता है। सही है, ड्रग अब्जॉर्प्शन बेसिकली ड्रग अब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि ये ट्रांसपोर्टेशन है ड्रग का, अनमेटाबोलाइज्ड ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम आउटसाइड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, इनटू द ब्लड ऑफ द बॉडी। हम इसको किस तरह से करते हैं, फिर आगे इसके जो है मज़ीद फैक्टर समझ लें या इसके मतलब के कंपोनेंट समझ लें तो वो होते हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि इसकी क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अनमेटाबोलाइज्ड या इनएक्टिव अनमेटाबोलाइज्ड ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम। मीन ये कि हम ड्रग को जो एडमिनिस्टर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी बॉडी के आउटसाइड से बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम तक। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, अब्जॉर्प्शन इज अ ट्रांसपोर्टेशन। अब देखते हैं इसमें मेन प्रोसेस या मेन फैक्टर्स कौन कौन से। सबसे पहले कि ड्रग को हमने इंजेक्ट करना है, ड्रग को एडमिनिस्टर करना है, ड्रग को हमने अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना है। तो उसके लिए हमारे बॉडी के लिए बहुत सारे रूट्स हैं। रूट्स का मतलब कि वो कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिस तरह से हम ड्रग को अपने जिस्म में इंजेक्ट कर सकते हैं, अपने ड्रग में मतलब के इंगल्फ कर सकते हैं, उसको किसी तरह से भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे तरीके हैं। फिर सबसे पहले हम देखें कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, रूट क्या होता है। सबसे पहले रूट जो है एक ऐसा वे है, ऐसा पाथवे है जहाँ से हम कोई चीज़ को आगे ले जाना चाहते हैं। यह है पाथवे फॉर ड्रग टू इनटू द बॉडी। इसका सिर्फ यही मकसद होता है रूट का कि सिर्फ हमने ड्रग को बॉडी के अंदर ले जाना है, बॉडी के अंदर इंटर करना है। ये रूट हो गया। इसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए से हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, इंटर करते हैं। ये एक वे है जिस तरीके से अंदर जाता है, ड्रग अंदर इंटर होती है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये ड्रग को एडमिनिस्टर करने का तरीका है या वो साइट है। ये कौन सी साइट है, इसमें बहुत सारे फिर आगे रूट्स आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम जिसका जो पहला कंपोनेंट है वो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। सही है। अब दूसरा कौन सा है, अब दूसरा कंपोनेंट जो है वो है ब्लड फ्लो। इसका ये मतलब है कि अगर ब्लड फ्लो एक ऑर्गन की तरफ से ज़्यादा है तो क्या उसका क्या असर होगा ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे, या ड्रग के मतलब वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से या ड्रग के ट्रांसपोर्ट पे ये ब्लड फ्लो जो है क्या असर अंदाज करता है। सबसे पहले ये देखना है कि दूसरा पहला तो है कि हमने रूट सिलेक्ट करना है कि हमने इस ड्रग को किस रूट के थ्रू अपनी बॉडी में इंटर कराना है या किस रूट के थ्रू इसको हमने ले जाना है। तो सबसे पहले रूट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का रूट हो गया। उसके बाद हमने फिर देखना है कि ब्लड इसके जो फैक्टर है, ब्लड किस तरह इसको इफेक्ट करता है, ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड का मूवमेंट वो किस तरह मतलब कि हमारे ड्रग की जो है अमाउंट को या उसकी क्वांटिटी को किस तरह टारगेट ऑर्गन पर पहुंचाने में मदद करता है। तो ये जो है ब्लड फ्लो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका जो अब्जॉर्प्शन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रग फ्लो के। सही है, मतलब कि अब्जॉर्प्शन जो है ना, अब्जॉर्प्शन डायरेक्टली
ब्लड फ्लो मतलब कि ये है जिस आर्गन की तरफ जितना ही ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा ये ड्रग उतना ही ज़्यादा उसकी तरफ होगी। सही है। हायर द ब्लड फ्लो ग्रेटर विल बी द अब्जॉर्प्शन। हायर द ब्लड फ्लो टू द टारगेट आर्गन ग्रेटर विल बी द ड्रग अब्जॉर्प्शन। मीन कि जितना ज़्यादा हमारे ब्लड फ्लो उस आर्गन को मिल रहा होगा उसकी तरफ फ्लो कर रहा होगा फिर उतना ही ज़्यादा हमारी ड्रग उसकी तरफ ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया, ब्लड फ्लो। अब तीसरा देखते हैं कि हम कंसंट्रेशन भी इसकी मतलब के इफेक्ट करते हैं कि ड्रग की कंसंट्रेशन क्या असरअंदाज करती है। तीसरा फैक्टर कौन सा है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। कंसंट्रेशन, तो ये कंसंट्रेशन कैसे असरअंदाज होती है कि हमारे अब्जॉर्प्शन के हिसाब से कंसंट्रेशन कैसे ये इफ़ेक्ट करती है। कंसंट्रेशन का मेन जो पॉइंट है ना, कंसंट्रेशन इसमें हमें हेल्पफुल करती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेजर करने में कि ब्लड में और उसका जो मतलब कि आउटसाइड में हम जब ऐड करते हैं तो उसका जो कंसंट्रेशन मालूम करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एट द साइट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिलेटिव टू द ब्लड। मतलब कि जो पहले हमने नोट की थी ब्लड के हिसाब से वो कंसंट्रेशन, तो यही उसकी जो कंसंट्रेशन है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू, ये क्या करते हैं, हेल्पफुल टू डिटरमाइन concentration gradient of the drug relative to blood concentration of the drug। ब्लड के अंदर जितनी इसकी कंसंट्रेशन होगी उसी को मतलब कि डिटरमाइन करने के लिए कि हम कितना इसका मतलब कि एडमिट कर सकते हैं, कितना इसको कर सकते हैं मतलब इंटर कर सकते हैं, तो उसको मालूम करने के लिए इसकी ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं या तीन पार्ट्स समझ लें एब्जॉर्प्शन के, ड्रग एब्जॉर्प्शन जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द अनमेटाबोलाइज्ड इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो जब हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, ड्रग मतलब किसी तरह से होती है, वो इंजेक्शन भी हो सकता है, वो कि टैबलेट भी हो सकता है, कैप्सूल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो अनमेटाबोलाइज होती है, इनएक्टिव होता है। जब जिस्म में जाता है, जब उस पर हमारे जो है कैटालिस्ट एक्ट करते हैं, कैटाबोलाइज करते हैं, तब जाके ये अपना एक्शन दिखाती है। ऐसे कोई भी ड्रग जब तक अपने रिसेप्टर के पास नहीं जाती तब तक अपना कोई असरअंदाजी नहीं दिखाती है। जब रिसेप्टर में जाती है, जब इसके ऊपर आके एंजाइम वगैरह इसको कैटालाइज करते हैं तब जाके एक्शन दिखाती है। तो इस तरह से ये जो है ड्रग अब्जॉर्प्शन का मतलब है कि ये ट्रांसपोर्टेशन है ड्रग द फ्रॉम आउटसाइड रूट टू द सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। इसके बाद फिर देखते हैं पहला जो फैक्टर है वो है रूट ऑफ ट्रांसमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूट का। अगर मिसाल लेते हैं कि एक ड्रग जो है वो इंजेक्शन है, फॉर इंजेक्शन है वो इंट्रावेनस है, अगर वही आप जो है इंट्रावेनस इंजेक्शन को आप इंट्रामस्कुलर कर दें तो उसके बहुत बड़े एक रिएक्शन आएगा और बहुत बड़ा इसका एक साइड इफेक्ट होगा। जो सबसे पहले तो ये होगा कि हमारे जो जिस रूट ऊपर से करेंगे ना मसल पे, तो मसल बहुत वो थिक बन जाएगा, तो मसल का पैरालाइज भी हो सकता है। तो इसके अलावा मसल के साथ साथ बाकी जो हमारे फंक्शन है वो भी पैरालाइज या डैमेज हो सकते हैं। तो इस तरह से जो रूट है ना ड्रग का, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। इसके अलावा कुछ हम कहते हैं ना इंजेक्शन जो है ना वो हार्ड होते हैं, कुछ इंजेक्शन को हमने मसल के थ्रू इंजेक्ट करना है, कुछ इंजेक्शन को हमने वेन्स के थ्रू इंजेक्ट करना होता है। तो ये हालांकि वो भी इंजेक्शन है नहीं, लेकिन दोनों का जो केमिकली या बायोकेमिकल जो प्रॉपर्टी है वो दोनों की डिफरेंट है। इस वजह से इनको हम उसी रूट से इंजेक्ट करेंगे जिस रूट के थ्रू इसको ज़्यादा आसानी होती है। तो ये सबसे पहले रूट का हमें मालूम होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रूट है इसका। उसके बाद हमारा ब्लड फ्लो, कि हमारा ब्लड फ्लो जो है किस तरह हेल्प कर सकता है इसकी ड्रग की ट्रांसपोर्टेशन में, कि हमें ये मालूम होना चाहिए। अगर ये हम ड्रग इस आर्गन के फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए या इसके
फंक्शन को सेटअप करने के लिए अगर दे रहे हैं तो इस ऑर्गन की तरफ हमारी कितनी क्वांटिटी और किस स्पीड से और किस तरह से या कितने टाइम से वहाँ पे पहुँच सकती है। तो ये सारा करता है ब्लड फ्लो। और इसके बाद थर्ड है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो है फिक्स लॉ के मुताबिक ये हमें हेल्प करती है किस तरह से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मालूम करने के लिए कि ये कंसंट्रेशन इसके ब्लड के थ्रू अगर हम इसको मेजर करें तो ये ड्रग की जो कंसंट्रेशन है जो आउट से हम इंटर कर रहे हैं तो ब्लड के थ्रू ये इसकी मतलब कि सीरम के थ्रू ये ब्लड सीरम के साथ कि किस तरह मतलब ये रिलेट करती है और किस तरह से हमारी ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो आगे बढ़ सकती है। अब हम देखते हैं कि हमारे रूट कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखें कि हमारे कितने रूट्स हैं या कौन कौन से रूट्स हैं जिसके थ्रू, और हर रूट्स का जो है वो किस तरह, वो कितना कन्वीनियंस है, कितना डिफ़िकल्ट है, या वो जो रूट है कितना फास्टर है, कितना स्लोअर है, कि वो हमारे ड्रग को कितनी देर में या कितने टाइम में या किस स्पीड से उसको मेटाबॉलिज्म तक पहुंचा सकता है। तो ये है हमारा रूट। अब देखते हैं हम रूट को। जी, हम अब देख रहे हैं कि हमारे ड्रग के कौन कौन से बेसिक रूट्स हैं या कौन कौन से वो पिन पॉइंट हैं या कौन कौन से वो आउटसाइडर वो जगह हैं, वो कौन कौन से वो तरीके हैं या किस हम मेथड से ड्रग को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हर एक को सेपरेटली। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है वो हमारा ओरल आता है, क्योंकि बहुत ही इजी है, बहुत ही ईजियर है। ये मोस्टली इस्तेमाल होता है टैबलेट के लिए, कैप्सूल के लिए, क्योंकि इसके थ्रू हम बिल्कुल इंजेक्ट कर सकते हैं। और ये सबसे पहले तो आपको पता है ये ओरल से सीधा जाता है स्टमक में वहाँ पे तोड़ फोड़ के जा, तो आपको पता है इंटेस्टाइन में जैसे पहुँचता है ये, तो उसी टाइम ये अब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा रूट है, बजाय कि हम इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर के अगर कंपेयर करें तो ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ये मतलब कि फास्ट पास है, क्योंकि ये इसमें जैसे हम डालते हैं तो ये इजी तो है, सीधी सी बात है, इजी है। पहले नंबर पे कौन सा है? ओरल है। ओरल को हम स्वेलो करते हैं ना, हम मतलब इसको स्वेलो करते हैं, इसको चीव करते हैं अपने माउथ से। सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? ओरल। ओरल या स्वेलो आउट, मतलब इसको हम स्वेलो करते हैं, इसको हम चिबाते हैं। चबाना तो आता है ना, कि हम किसी टेबलेट को चबा के अपने मुंह में लेते हैं। तो ये क्या है? पहले नंबर पे ओरल है। ये बहुत इजी है, वेरी कन्वीनियंस है, ये बहुत कन्वीनियंस है। सही है, वेरी कन्वीनियंस, मतलब कन्वीनियंस का मतलब है इजी, वेरी कन्वीनियंस या इजी, इसको इजी भी कह सकते हैं। कन्वीनियंस एक ही लफ्ज़ है, बस उसको दोनों मतलब से बयान किया जाता है, वेरी कन्वीनियंस। और ये जो है लेकिन बहुत स्लो है, स्लोअर, ये स्लो है बहुत। सही है, इसको ये याद रखें कि ये स्लो बहुत होता है, क्योंकि ये लीवर तक पहुंचने में बहुत टाइम लेता है। सबसे पहले तो ओरल में जाता है, ओरल के बाद ये सीधा जाएगा एसोफेगस से होता हुआ जाएगा स्टमक में, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर पोर्टल वेनस सिस्टम में जाएगा, फिर जाके लीवर में जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी टाइम लेता है। लेकिन जो इंट्रावेनस है वो बहुत फास्टर है, वो स्लोअर नहीं, वो फास्टर है, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बजाय इसके ओरल के मुकाबले में वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत फास्टर है। कि इसलिए इसके अलावा एक सबसे फास्टर जो है वो इन्हेलेशन है, क्योंकि डायरेक्ट जैसे मतलब कि अस्थमा वगैरह के लिए, सीओपीडी के लिए, या ब्रोंकाइटिस के लिए, या न्यूमोनिया के लिए जब हम देते हैं इन्हेलेटर, तो उसके थ्रू जो वो बहुत ही फास्टर है और बहुत ही जल्दी अपना रिएक्शन दिखाता है। लेकिन उसके बाद जो है फिर ये आता है इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर। लेकिन ये जो है बहुत इजी तो है, बिल्कुल इजी है, लेकिन बहुत स्लो है। मतलब कि ये फर्स्ट पास भी शो करता है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट को जो है ना वो जल्दी मेटाबोलाइज कर देता है, क्योंकि ये इसको हम देखें ये फास्ट पास है। फास्ट पास कैसे है? फास्ट पास क्योंकि ये जो ड्रग को है जल्दी मेटाबोलाइज करता है इमीडिएटली, या फर्स्ट हम कहते हैं जल्दी मेटाबोलाइज कर देते हैं, उसमें क्या कहते हैं स्टमक में। फिर आगे आपको पता है गट है, तो जैसे मतलब कि उसका इंटेस्टाइन वगैरह आ गई तो इंटेस्टाइन से उसमें से अब्सॉर्ब होता है वेनस ब्लड में, तो फिर चला जाता है लीवर में। सही है। इसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पे आता है बक्कल और सबलिंगुअल। ये हम जबान के नीचे रखते हैं, मतलब हम इसको डायरेक्ट मतलब कि चिबाते नहीं है, चिबाते नहीं, बस नीचे जबान रख देते हैं, खुद ब खुद ये मतलब कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दूसरे नंबर पे है बक्कल और सब लिंगुअल भी कहते हैं इसको, हाँ। और सब लिंगुअल मतलब कि ज़बान के नीचे रखना। इस तरह नाइट्रोग्लिसराइड होती है टैबलेट्स वगैरह,
ट्राइग्लिसराइड होते हैं ना, जो नाइट्रेट होता है वो हम इंजाइना की सूरत में देते हैं, जब मतलब कि हमारे हार्ट मसल थोड़ा सा काम छोड़ देते हैं, तो उसको जो समझ लें कि एक एक्यूट फॉर्म होती है इसकी मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, तो उस टाइम अगर हम फ़ौरन फिलफोर उसको दे देते हैं, हार्ट अटैक भी कहते हैं। अगर हार्ट अटैक, एक होता है हार्ट अटैक, दूसरा होता है इंजाइना, तो इंजाइना की सूरत में जो फास्ट एड देनी पड़ती है वो फिर होती है नाइट्रोग्लिसराइड होती हैं, वो टैबलेट्स होती हैं जो हम ज़बान के नीचे रखते हैं, और जो है ये फिर जल्दी से जैसे वो होती है फिर तो ये जल्दी से अपना काम दिखा देती हैं, ये उसके लिए अंजाना के लिए देते हैं। ये जो है ये डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सिस्टमिक वेनस सर्कुलेशन में, ये पास होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में, और ये भी फास्ट पास करता है यहाँ पे, ये भी जल्दी, क्योंकि ये भी जल्दी टूट फूट जाता है ना, इसलिए इसको फास्ट करते हैं। मतलब कि ये डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है इसमें, किसमें, पोर्टल वेनस सिस्टम में, पोर्टल वेनस सिस्टम में, तो फिर ये सिस्टम में, और लेकिन ये भी फर्स्ट पास है, मतलब ये जल्दी अपना मेटाबॉलाइज करके चले जाते हैं, क्योंकि इतना वो हार्ड नहीं होता, फर्स्ट पास है, ये भी सही है, ये भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। अब देखते हैं हम तीसरे नंबर पे कौन सा आता है। फिर तीसरे नंबर पे हम देखते हैं इंट्रावेनस आता है। इंट्रावेनस के मतलब कि ये जो है बहुत ही तेज़ है, लेकिन स्लोवर है, किससे, इनहेलेशन से। ये बहुत तेज़ है, लेकिन किससे स्लोवर है, इनहेलेशन से। इंट्रावेनस, इंट्रावेनस, ये इसको हम सिंपल एज आ आईवी कहते हैं मोस्टली, जो है ना हॉस्पिटल्स में या प्रैक्टिस के दौरान हम सिर्फ आईवी इंजेक्शन है तो इस आईवी इंजेक्शन ही कह देते हैं, इसके अलावा हम उसको ज़्यादा खींचातानी नहीं करते इसके साथ। सही है, तो इंट्रावेनस है। ये इंट्रावेनस जो है ये बहुत ही कंप्लीट अब्जॉर्प्शन कराता है, और ये जो है पोटेंशियली मोर डेंजरस भी हो सकता है, ये बहुत डेंजरस होता है। सही है, ये क्या करता है, कंप्लीट अब्जॉर्प्शन कराता है, क्योंकि आपको पता है ये फ़ौरन ही मतलब इंट्रावेनस में जाता है, फिर सीधा लीवर में जाता है, फिर लीवर से जो है फिर अपना सीधा जाता है अपने टारगेट आर्गन में, क्योंकि उससे फिर सीधा इसका काम होता है टारगेट आर्गन को अचीव करना। सही है, क्योंकि लीवर से भी जैसे ब्लड वापस जाता है हार्ट में, हार्ट में सीधा जाता है उसमें लंग्स, सॉरी हाँ, उसमें जाता है ना, कि लंग्स में जाता है ना, वहाँ पे मतलब कि लंग्स में जैसे वो प्यूरिफिकेशन होती है ब्लड की, फिर वापस आता है हार्ट में, तो हार्ट में फिर जैसे मतलब सिस्टम में जाता है तो फ़ौरन अपना एक्शन दिखा देता है। सही है, तो ये कंप्लीट अब्जॉर्प्शन कराता है। सही है, ये कंप्लीट अब्जॉर्प्शन, इसके अलावा ये जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, पोटेंशियली डेंजरस, मतलब हाईली डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा खतरे का बहस बन सकता है, ये बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है, पोटेंशियली डेंजरस, इसलिए इसका बहुत एहतियात करना होता है जब इसको इंजेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा, अगर हम एक मसल में सॉरी इसमें वेन में इंजेक्ट कर रहे हैं, जो इंट्रावेनस है, तो वेन्स में भी हमने देख के करना है कि कौन सी मतलब प्रोमिनेंट वेन्स है, या कौन सी ऐसी वेन्स है जो हमें जल्दी से इसको लीवर तक पहुँचा सकती है, तो उसमें हमें इंजेक्ट करना पड़ता है। तो वैसे इधर है मीडियल सिफेलिक वेन होता है यहाँ पे, ये इधर होता है ना इसमें। सही है, एक क्यूबिटल फोर्स है ना, तो यहाँ पे होता है मिडल स्फेरिक में, तो वहाँ पे इसको हमने इंजेक्ट करना होता है, इसके थ्रू ये जल्दी जाता है, लेकिन यहाँ पे भी होती है ना ये इस पे भी होता है। सही है, तो पाम से के थ्रू भी कर सकते हैं, और जो है नीचे जो है सोज अलग लगता है पाँव को, उधर से भी हम मतलब वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो होता है वो मिडल स्फेरिक वेन से हम कर सकते हैं। तो ये हो गया इंट्रावेनस। अब हमारा आता है चौथे नंबर पे, कौन सा आता है, इंट्रामस्कुलर। इंट्रावेनस के बाद आता है इंट्रामस्कुलर। ये जो है इंट्रामस्कुलर होता है, ये भी फास्टर होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कराता है, हायर अवेलेबिलिटी दिखाता है, लेकिन लार्ज वॉल्यूम जो है वो क्या करता है ड्रग का, मतलब कि इसमें इरिटेशन करता है। ये भी फर्स्ट पास है, लाइक इससे अवॉइड होता है, फर्स्ट पास इसमें बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो ये है, ये कंप्लीट अब्जॉर्प्शन कराता है, ये भी इंट्रावेनस का कंप्लीट अब्जॉर्प्शन होता है इसमें, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसमें जो है आपको जो है आप ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो इसमें नहीं दे सकते इंट्रामस्कुलर के साथ, क्यों, ये मसल की छोटी छोटी मतलब कि उसके वेन्स में जाता है, लेकिन मसल जो है आपको पता है वो बहुत ट्यूनिक होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, तो उसमें इसको एडमिट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए इसके रूट और इंट्रावेनस के रूट को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि ये इंट्रावेनस इंजेक्शन है या इंट्रामस्कुलर है, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा
एहतियात की ज़रूरत होती है। सही है, ये भी करता है, लेकिन इसमें जो है नो फर्स्ट पास, इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, नो फर्स्ट पास। सही है, इसमें ये होता है कि ये भी फास्टर है, मतलब फास्टर ही है, लेकिन ज़्यादा वो उसकी तरह नहीं जैसा कि इंट्रावेनस है। फास्टर लेकिन इंट्रावेनस से कम होता है, ओरल से भी कम होता है। और इसका जो है हमने इसकी ज़्यादा वॉल्यूम, अगर हम ज़्यादा मतलब कि वॉल्यूम देंगे तो वो इंजेक्शन ये जो है इरिटेशन करता है। टू लार्ज वॉल्यूम जो है वो काज करता है इरिटेशन करता है। ये बहुत सारी मतलब कि ना खारिश वगैरह होती है जिसमें मतलब जहाँ पे हम जिस मसल से इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, जिसमें को मतलब एक अजीब सी एक एलर्जिक कह रहे हैं, जिस तरह एलर्जी से हो जाती है। कभी कभी नॉर्मल भी लग जाए तब भी ये मसल थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, मसल थोड़ा सा थिक हो जाता है, लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर ये वापस आ सकता है। तो ये चौथा रूट हो गया। अब हम देखते हैं सबकुटेनियस क्या होता है। ये हमने स्किन की जो है उधर से हमने इसको डालना होता है, मतलब कि स्किन किसी एरिया से मतलब कि हम कर सकते हैं। ये भी है बहुत स्लो है, सही है, स्लो है, स्लोअर भी है, नो फर्स्ट पास, इसमें भी कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बिल्कुल नहीं होता। सही है, ये मतलब स्लो होता है किससे, इंट्रामस्कुलर से स्लो, नो फर्स्ट पास। ये भी इसको भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। सही है, हम इसको भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो हो गया ओरल और इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर दोनों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ओरल भी स्पेसिफिक होता है और इन्हेलेटर भी वो भी स्पेसिफिकली इस्तेमाल होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होता है वो आईवी और आईएम होता है। अब हम देखते हैं छठे नंबर पे कौन सा है। ये छठे नंबर पे है रेक्टल या सपोजिटरी। ये रेक्टम के थ्रू कुछ करना, जिसको हम एनीमा भी कहते हैं, एनीमा कहते हैं ना, कि जब कोई बंदे को कब्ज़ वगैरह हो जाता है, इस तरह कुछ सीन हो जाता है या कुछ अपेंडिक्स का प्रॉब्लम होता है, तो उस दौरान भी इसको हमें एक मतलब कि इंजेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो है बहुत ही क्या कह सकते हैं इसको, लार्ज अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा इसके थ्रू इंजेक्ट नहीं हो सकती। लार्ज अमाउंट जो होते हैं वो क्या करती है, बहुत सारे अनप्लेजेंट ये टेस्ट वगैरह करती है। सबसे पहले ये जब भी पार्शल मतलब कि करता है, फर्स्ट पास है, ये पार्शल फर्स्ट पास है, तो ये ज़्यादा वो नहीं है। सही है, पार्शल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब ज़्यादा वो फुल कंप्लीट उसको तोड़ फोड़ नहीं करता, मतलब ये पार्शली उसको वो तोड़ फोड़ करता है। सही है, इसके बाद जो है इसका जो मैन ये है कि ये जो है लार्ज अमाउंट अगर हम ड्रग के इसके थ्रू करेंगे तो ये अनप्लीजेंट टेस्ट देगा, मतलब अनप्लीजेंट एक कैफियत पैदा कर देगा। सही है, तो ये मतलब कि ये भी काफ़ी सेफ़ नहीं होता। लार्ज अमाउंट जो है उसके लिए ये भी बंदे को एक अजीब सी सिचुएशन में डाल देते हैं, अनप्लीजेंट मतलब एक अनकंफर्टेबल टेस्ट करता है। सही है, मतलब कि इंसान को इससे लगता है कि कुछ अजीब सा इसने कुछ किया है, इसके साथ अजीब सा कुछ हो रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं वो आगे कौन सा है। अब जो है ये 7वें नंबर पे इन्हेलेशन है। इन्हेलेशन का मतलब हम इन्हेलेटर लेते हैं, आपको पहले बता चुका हूँ कि इन्हेलेशन कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें कोई लंग्स के बारे में कुछ मसला होता है, लंग्स के कोई प्रॉब्लम होते हैं, जिस तरह ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, जिस तरह मतलब कि अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें हम फिर ये इन्हेलेटर लेते हैं। आपने देखा हो काफ़ी लोग जो है एक पंप लेते हैं, इन्हेलर पंप होता है जिसके अंदर वो कुछ केमिकल्स डालते हैं और उसका फिर अपने मुंह में पंप लगाते हैं। वो पंप जो है फिर इसको इन्हेल करके उसके लंग्स तक या उस अफेक्टेड रीजन पर ले जाता है, जिससे उनकी जो है मतलब कि एक्सपेरेशन और इंस्पिरेशन जो मतलब कि इन्हेलेशन एक्सहेलेशन जो है वो उसको नॉर्मल कर देती है। मतलब कि उनकी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मतलब कि वो एक्सचेंज वगैरह होती है, या ये सारा जो मतलब कि होता है ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, या मतलब कि सांस का जो ब्रीदिंग का अमल है उसको ये फिर नॉर्मल कर देता है। वो जो वो मतलब कि इन्हेलर में वो केमिकल्स होते हैं वो सारे ये काम करते हैं। सही है, ये भी है, बहुत फास्टर है, वेरी फास्ट है, मतलब कि इसकी क्लोज होता है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ये जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है, वेरी रिपिड है। इसको हम वेरी रिपिड का नाम भी देख सकते हैं या वेरी फास्टर भी देख सकते हैं। वेरी रिपिड होता है बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू
रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन एक ही बात है, सही है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये इस वजह से ये इसको हम मोस्टली किसमें अस्थमा वगैरह या COPD वगैरह या ब्रोंकाइटस हो गया, सही है। तो ये इन चीज़ों में ये न्यूमोनिटिस, ब्रोंकाइटस और COPD वगैरह ये सारी चीज़ें इनके इलाज के लिए हमने इसको इस्तेमाल करते हैं, इन्हेलर को, सही है। इन्हेलर पंप इस्तेमाल होता है जो इस काम के लिए होता है। अब देखते हैं हमारा जो है वो टॉपिकल या स्किन के थ्रू, हम स्किन की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसके थ्रू अगर हम इंजेक्ट करते हैं उसको कहते हैं टॉपिकल, सही है। स्किन या एप्लीकेशन, सही है। एप्लीकेशन मतलब उस चीज़ को हम अप्लाई कर रहे हैं थ्रू स्किन की म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, और उन्हें म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू इसको हम इंजेक्ट करते हैं। तो ये जो है इस्तेमाल होता है ये रूट वगैरह, तो इसमें हमने देखना होता है मतलब कि म्यूकस मेम्ब्रेन जैसा कि हम आई वगैरह हो गई, सही है, आई की म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, सही है, एयर वगैरह हो गया, सही है। इसके अलावा जो है थ्रोट वगैरह हो गया, एयरवे हो गया, वजीना हो गया, और मतलब हम किसी लोकलाइज एक्शन के लिए करते हैं, सही है। इसको हम किसी मतलब कि सिस्टम के लिए नहीं, बल्कि इसको लोकलाइज एक पिन पॉइंट के लिए कि यहाँ पे मसला है, तो उसके लिए हम इसको स्पेसिफिक इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह वजीना में भी इसको हम, तो वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो वहाँ पे भी इसको हम वेजिनल किसी इन्फेक्शन के लिए हम इसको, वेजिनाइटिस के लिए, इस तरह वेजिनलोसिस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं इस रूट को। तो ये होता है ये कहाँ किस मकसद के लिए इस्तेमाल, फॉर लोकल इफेक्ट या लोकल काम के लिए, से लोकल इफेक्ट के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया। अब लास्ट रह गया, हम देखते हैं कि लास्ट में हम क्या करते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट है ट्रांसडर्मल, और ये भी स्किन के थ्रू होता है, लेकिन इसको हम मेम्ब्रेन के थ्रू भी, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं टॉपिकल को। लेकिन क्योंकि ये है ट्रांसडर्मल जो है ये होता है सिस्टमिक इफेक्ट के लिए, लेकिन ये कौन सा होता है, ये टॉपिकल सिर्फ लोकल इफेक्ट के लिए। इसमें दोनों में फ़र्क यही है, अगर कोई हम लोकलाइज एक पॉइंट के लिए हम करेंगे तो फिर वो टॉपिकल के थ्रू करेंगे। अगर हम सिस्टमिक इफेक्ट के लिए, सिस्टमिक डिजीज़ के लिए करेंगे या सिस्टमिक किसी इन्फेक्शन के लिए करेंगे, तो हम उसके लिए करेंगे ट्रांसडर्मल। ये सही है। ये भी स्किन के थ्रू इंजेक्शन होता है, या स्किन के थ्रू मतलब कि इसको हम स्किन, इसका जो मतलब के थ्रू स्किन करते हैं इसको, सही है। ये किसके लिए होता है, फॉर सिस्टमिक इफेक्ट के लिए, हाँ, इसको हम सिस्टमिक इफेक्ट करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्लोवर है, क्योंकि स्किन की थिकनेस बहुत ज़्यादा हाई होती है, स्लोवर होता है, ये भी काफ़ी स्लोवर होता है, और इसमें भी नो फास्ट पास होता है। इसमें फास्ट पास या मतलब जल्दी ब्रेक डाउन उस चीज़ की, या जल्दी वो तोड़ फोड़ नहीं होती, ये भी नो फास्ट पास होता है। ये होता है सारा सीन, सही है। इस वजह से तमाम जो होते हैं हमने रूट वगैरह पढ़ लिए इसके, ये भी बहुत स्लो है बजाय उनके, सही है। अब हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले एक डेफिनेशन भी रह गई थी, हमने वो पढ़नी है कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। इसमें देखते हैं हम बायो अवेलेबिलिटी ये है क्या चीज़। बायो अवेलेबिलिटी जो है ये अमाउंट ऑफ द ऑब्जर्व्ड इनटू द ड्रग, ठीक है, द अमाउंट ऑफ ड्रग, सही है, द अमाउंट ऑफ ड्रग ऑब्जर्व, सही है, अमाउंट ऑफ ड्रग ऑब्जर्व्ड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन या सिस्टमिक ब्लड, सही, सिस्टमिक सर्कुलेशन, सही है, डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड। ये कहते हैं कि अगर हम बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, एक ड्रग की वो अमाउंट है जो हमें सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसको डिवाइड करते हैं, हमने जो जितनी ड्रग की अमाउंट हमने एडमिनिस्ट्रेट की थी, मतलब कि ये है अवेलेबिलिटी
ड्रग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन डिवाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटेड अमाउंट ऑफ द ड्रग। तो ये जो आएगा हमारे आंसर वो होगा बायोअवेलेबिलिटी कि हमारे ब्लड में कितनी ड्रग है। तो आज हमने पढ़ा है कि ड्रग का सबसे पहले हमने देखना है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन जो है ट्रांसपोर्टेशन है ड्रग का अब एडमिनिस्ट्रेशन लेके तब तक हमारे ब्लड सर्कुलेशन तक, सही है। उसके बाद हमने फैक्टर पढ़े, पहला कि हमने रूट पढ़ा, रूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। उसके बाद जो होता है फिर हमने देखा कि ड्रग की ब्लड के फ्लो किस तरह इफेक्ट करता है कि वो जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो उतना ही ज़्यादा वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। उसके बाद हमने तीसरे नंबर पर देखा कि ड्रग कंसंट्रेशन भी इफेक्ट करती है क्योंकि हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मालूम करना होता है। उसके बाद हमने रूट देखे, हमने तमाम रूट पढ़े, हमने ओरल भी पढ़ा, उसके बाद हमने बकल भी पढ़ा, उसमें हम इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर पढ़ा, सबकुटेनियस पढ़ा, रेक्टल भी पढ़ा, इनहेलेशन और टॉपिकल और ट्रांसमिनल भी पढ़ा। उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा कि बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, कोई ऐसी कोई पॉइंट, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।